दोस्तों, आपका अपने चैनल यस की हम स्टडी पर एक बार फिर स्वागत है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, बहुत ही धमाकेदार वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हो गए हैं मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हम आपको फिर से चैप्टर फर्स्ट पढ़ाने वाले हैं जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। एक बार हमने आपको पूरा चैप्टर फर्स्ट पढ़ा रखा है, तो यहाँ पर रिवीजन के तौर पर अच्छी तरीके से हम पढ़ने वाले हैं। जल्दी जल्दी से रिवीजन करेंगे और पूरा चैप्टर, जितने चैप्टर्स आपके हैं सारे चैप्टर्स का एक बार पूरा रिवीजन पुनः करेंगे, हम लोग करने वाले हैं। तो आपको बस हमारे साथ जुड़े रहना है, अच्छी तरीके से तैयारी करते रहना है और अच्छी तरीके से इसको हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो जो भी चीज़ें रहेंगी आपके सामने रहेंगी और जल्दी इस वीडियो को क्या करिएगा, शेयर कर दीजिए, लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। साथ ही साथ आप सभी लोग बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि जो वीडियो नोटिफिकेशन हो आपके स्क्रीन पर तुरंत ही पहुंच जाए, ठीक है ना। चैप्टर फर्स्ट की बात करेंगे जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। चैप्टर फर्स्ट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक। विद्युत की बात करेंगे। विद्युत क्या होता है? विद्युत, आप जो अपने घरों में लाइट जलाते हैं, आप अपने घरों में पंखा चलाते हैं, टीवी, फ्रीज, कूलर, जितनी भी चीज़ें आप चलाते हैं वो किसके द्वारा ही चलाते हैं? विद्युत के द्वारा ही चलाते हैं। बल्ब जलाते हैं तो वो भी विद्युत के द्वारा ही जलाते हैं आप, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या कर रहा है कि विद्युत क्या है? तो यह ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है। यह एक प्रकार की ऊर्जा ही है जो हमें एनर्जी देती है। जैसे आपके शरीर में कुछ खाते हैं तो एनर्जी के रूप में आपके शरीर में स्टोर होता है, उसी तरीके से जो विद्युत है वो भी एक प्रकार की ऊर्जा है। इसका उपयोग घरों तथा उद्योगों में विभिन्न कार्यों में किया जाता है। जो विद्युत का उपयोग है घरों में तथा इसमें जो कार्य है विभिन्न उद्योगों में किया जाता है, ठीक है ना। विद्युत आवेश किसे कहते हैं? ध्यान दीजिएगा, विद्युत आवेश अगला टॉपिक हमारा क्या है? विद्युत आवेश, ठीक है ना। तो विद्युत क्या है? यह एक प्रकार का क्या है? ऊर्जा है, ठीक। और ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है। इसका उपयोग घरों तथा उद्योगों में विभिन्न कार्यों में किया जाता है, ठीक है ना। ये आपके लिए हो जाएगा। आगे देखिए, आगे पढ़ते हैं। विद्युत आवेश किसे कहते हैं, ठीक है ना। जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो वह आवेशित हो जाती है। जब दो वस्तुओं को हम आपस में रगड़ेंगे तो वह क्या हो जाएगी? आवेशित हो जाएगी। क्या हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चा? आवेशित हो जाएगी, ठीक। क्या हो जाएगी? आवेशित हो जाएगी, ठीक। तो यह आवेशित हो जाती है, तो इस घटना को वैद्युत आवेश कहते हैं। जब किसी दो वस्तुओं को हम आपस में रगड़ते हैं तो वह क्या हो जाती है? आवेशित हो जाती है और इसी घटना को हम क्या कहते हैं? वैद्युत आवेश कहते हैं। जैसे आप रात उत में आप देखिए, जैसे आप किसी सूती कपड़े में रजाई का जो आपकी खोली होती है ना, उसमें जब हाथ रगड़ेंगे तो आपको ऐसा महसूस हुआ कि इसमें से तिनगारी उत्पन्न हो रही, मतलब एक चिंगारी उत्पन्न हो रहे थे। उस समय क्या होता है? वहाँ पर आवेश का निर्माण होता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी अच्छी तरीके से, ठीक है ना। चलिए, और इस घटना को वैद्युत आवेश कहते हैं एवं इस क्रिया को आवेशन कहते हैं। इस क्रिया को हम क्या कहेंगे? आवेशन कहेंगे। आवेश को कैपिटल क्यू अथवा स्मॉल क्यू से प्रदर्शित करते हैं। यह एक अदिश राशि है। क्या है यह एक अदिश राशि है, ठीक है ना। चलिए, चालक तथा विद्युत रोधी की बात करें। किसकी बात करेंगे? चालक तथा विद्युत रोधी की बात करेंगे। तो आवेश प्रवाह की दृष्टि से पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं। किसकी प्रवाह की दृष्टि से? आवेश प्रवाह की दृष्टि से पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं। पहला पदार्थ कौन सा है? चालक। ऐसा पदार्थ जिसमें वैद्युत आवेश का प्रवाह आसानी से होता है उसे चालक कहते हैं। मतलब जैसे कि आप कोई कॉपर का वायर ले लीजिए और एक प्लास्टिक का वायर ले लीजिए, किसके द्वारा हम बल्ब को जला सकते हैं? आप सभी लोग कहेंगे कि सर जो कॉपर का वायर है हम उसी से अपने बल्ब को जला सकते हैं। तो आपको डेफिनेटली पता चल गया कि जो हमारा चालक है कौन सा है, जो आवेश को प्रवाह कर रहा है वो कौन सा है? हमारा कॉपर है। इसलिए प्लास्टिक तो हमारी जो इंसुलेटर का कार्य करने लगेगा उस समय। तो ऐसे पदार्थ जिनमें वैद्युत का आवेश प्रवाह आसानी से होता है उसे चालन कहते हैं। जैसे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर इत्यादि सारी चीजें, ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला टॉपिक हमारा क्या है? अचालक तथा विद्युत रोधी। क्या बात करेंगे? अचालक तथा विद्युत रोधी की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? अचालक तथा विद्युत रोधी की बात करेंगे, ठीक है ना। तो जिसमें ऐसा पदार्थ जिसमें विद्युत का प्रवाह आसानी से नहीं होता उसे अचालक कहते हैं। जब हम, जैसे प्लास्टिक हो गया तो अगर इसमें हम विद्युत का प्रवाह करेंगे तो इसमें आसानी से होगा? कभी नहीं होगा, होगा ही नहीं। तो ये क्या हो जाएगा? एक अचालक हो जाएगा, कुचालक हो जाएगा, ठीक।
ड्राई वुड जैसे सूखी लकड़ी में अगर आप सूखी लकड़ी से बल्ब जलाना चाहें उसमें करंट लगा करके तो आप कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। रॉक जिसे आप पत्थर कहते हैं, पत्थर से आप कभी लाइट जलते हुए देखा है, नहीं होगा। प्लास्टिक, प्लास्टिक हमने आपकी बात बताई ही, ETC सारी चीज़ें हो जाएंगी। अर्धचालक की बात करेंगे तो ऐसा पदार्थ जिसमें आवेश का प्रवाह चालक से कम तथा अचालक से अधिक होता है उसे अर्धचालक कहते हैं। ऐसा जो पदार्थ है, जो ध्यान दीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए, ठीक है ना। सभी लोग अच्छी तरीके से समझेंगे तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है ना, अन्यथा समझ में नहीं आने वाला है, ठीक है ना, अन्यथा समझ में नहीं आने वाला है, ठीक है ना। ये आपके लिए हो जाएगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताते हैं आवेश का क्वांटमीकरण क्या हो जाएगा। आवेश का क्वांटमीकरण, ठीक है ना, किसका, आवेश का क्वांटमीकरण की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, आवेश के क्वांटमीकरण की बात करेंगे, ठीक, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। चलिए इसकी बात करेंगे, अच्छी तरीके से आपको समझाएंगे और अच्छी तरीके से बताने का प्रयास करेंगे, तभी आपको समझ में आएगा कि क्वांटमीकरण आखिरकार होता क्या है, क्वांटमीकरण आखिरकार होता क्या है, ठीक है ना। तो चलिए आवेश का क्वांटमीकरण पढ़ते हैं। सभी मुक्त आवेश परिमाण में आवेश की मूल इकाई इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज में होते हैं। जो सभी आवेश है ना मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अच्छी तरीके से समझेंगे और कहीं आपको जाना नहीं है, क्योंकि आपको एकदम अच्छी तरीके से हम समझाने वाले हैं, ठीक है ना। सभी मुक्त आवेश परिमाण में आवेश की मूल इकाई इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज में होते हैं। इसे ही आवेश का क्वांटमीकरण कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, आवेश का क्वांटमीकरण कहते हैं। इस प्रकार यदि किसी पदार्थ पर आवेश का परिमाण Q हो तो, इस प्रकार किसी आवेश का जो परिमाण है Q हो तो Q बराबर NE, क्या हो जाएगा, Q बराबर NE, यानी कि जहाँ N कोई धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक है, जो N है कोई धनात्मक या ऋणात्मक क्या है, पूर्णांक है, क्या है, पूर्णांक है, ठीक है ना। ये आपके लिए हो जाएगा। चलिए आगे आपको बताते हैं कूलाम के नियम की बात करेंगे। कूलाम का नियम क्या है, ठीक है ना। इस नियम का प्रतिपादन सन 1785 ईस्वी में कूलाम ने किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए नियम है, ठीक, कूलाम का नियम। तो इस नियम का प्रतिपादन सन 1785 ईस्वी में कूलाम ने किया था, ठीक है ना। इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, क्या कर रहा है, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, अगर मान लीजिए कोई हमारे आवेश हैं, एक प्लस Q है एक माइनस Q है, ठीक, सभी लोग जानते हैं कोई आवेश है, एक प्लस Q है एक माइनस Q है, ठीक है ना। तो दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल है, उन पर आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, उन पर आवेशों के जो गुणनफल है उसके अनुक्रमानुपाती, ठीक, तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है, इनके दूरी के बीच की वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है ना। तो जैसे देखिए यहाँ पर मान लीजिए प्लस Q1 आवेश है, यहाँ पर माइनस Q2 आवेश है, ठीक। तो हम क्या कर रहे हैं, इनका जो आवेशों का जो गुणनफल है और जो इनके बीच की दूरी है, इसके वर्ग के क्या होता है, यानी जो आवेश का गुणनफल होगा इसके अनुक्रमानुपाती होगा, इनके बीच जो लगने वाला बल है, और इसकी दूरी के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा, ठीक। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अगला देखते हैं, माना दो बिंदु A एवं B पर उपस्थित आवेश की मात्राएं क्रमशः Q1 व Q2 तथा इनके बीच की दूरी R एवं दोनों बिंदुओं के बीच लगने वाला जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल F हो तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बराबर समीकरण नंबर 1, F इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r², समीकरण नंबर 2। तो समीकरण नंबर 1 और 2 से हम यहाँ पर निकालेंगे तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r², यानी कि F बराबर K इंटू Q1 Q2/r², समीकरण नंबर 4, जहाँ पर K बराबर क्या हो जाएगा, 1/4πε0 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, ठीक है ना। ये आपके लिए हो जाएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। ये आपके लिए हो जाएगा, ठीक। चलिए और यहाँ पर अगर देखेंगे तो यह बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r², समीकरण नंबर 5। तो यह बराबर क्या हो जाएगा, 9 × 10⁹ Q1 Q2/r², ठीक, समीकरण नंबर 6, ठीक है ना। ये आपके लिए हो जाएगा।
जहां पर यहाँ देखेंगे हवा या निर्वात की जो विद्युतशीलता है, अब साइलेंट नॉट क्या है, हवा या निर्वात की विद्युतशीलता है। एकांक आवेश की बात करेंगे, एकांक आवेश किसे कहते हैं। एसआई मात्रकों में इस पद्धति में दो आवेशों के बीच क्या करा, इस पद्धति में दो आवेशों के बीच लगने वाला बल निम्न सूत्र द्वारा दिया जाता है। कौन सा सूत्र है, F बराबर 1/K Q1 Q2/r² न्यूटन। इस सूत्र को आपको लिख लेना है अच्छी तरीके से, ठीक, इसको भी आपको लिख लेना है, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है, ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताते हैं। इस सूत्र में यदि F बराबर 9 न्यूटन और Q1 बराबर Q2 बराबर Q, तो R बराबर 1 मीटर हो तो 9 × 10⁹ क्या हो जाएगा, 9 × 10⁹ बराबर 9 × 10⁹ Q बराबर 1/1² यानी कि Q² बराबर 1, यानी Q बराबर ±1, ठीक है ना। चलिए आगे आपको बता। अतः यदि समान परिमाण के दो सजातीय आवेश क्या करा, यदि समान परिमाण के जो सजातीय आवेश निर्वात या वायु में 1 मीटर की दूरी पर स्थित होने पर एक दूसरे को 9 × 10⁹ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करें तो प्रत्येक आवेश एकांक आवेश कहलाता है। प्रत्येक आवेश क्या कहलाता है, एकांक आवेश कहलाता है, ठीक है ना। चलिए आवेश संरक्षण का नियम क्या है उसके बारे में आपको बताते हैं। तो आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। जो आवेश है, आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि इसे एक आवेश से दूसरे आवेश में परिवर्तित कर दिया जाता है। इसमें एक आवेश से दूसरे आवेश में परिवर्तित कर दिया जाता है, ठीक है ना। आधुनिक इलेक्ट्रॉन सिद्धांत की बात करेंगे, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस सिद्धांत के अनुसार दो वस्तुओं को रगड़ने से पहले क्या कर रहा है, दो वस्तुओं को रगड़ने से पहले वस्तुएं विद्युत की उदासीन होती हैं। अगर दो वस्तुओं को हम पहले रगड़ेंगे तो ये वस्तुएं क्या होती हैं, विद्युत की उदासीन होती हैं, ठीक है ना। चलिए आगे आपको बता। तो केस फर्स्ट की बात करेंगे। इसमें केस फर्स्ट में देखिए क्या दे रखा है, ठीक है ना, उसकी बात करेंगे तो अच्छी तरीके से समझेंगे और अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर जब किसी परमाणु के कक्षक में क्या कर रहा है, जब किसी परमाणु के कक्षक में से कोई इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया जाता है तो उस परमाणु पर इकाई धनावेश की कमी हो जाती है। मतलब यदि किसी परमाणु के कक्षक में से कोई एक इलेक्ट्रॉन अगर हम निकाल देंगे तो उसमें क्या होगा, उसमें आपको प्लस आ जाएगा, उस पर क्या हो जाएगा, एक धन आवेश की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। जैसे आपके पास 5 धन आवेश है, अगर हम कह दें कि आपको हमें एक आवेश दे देना है तो आपके पास क्या हो जाएगी, एक धन आवेश की कमी हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या होगा कि n की पावर प्लस आ जाएगा, n की पावर प्लस आ जाएगी, ठीक है ना। अगला देखेंगे, जब किसी परमाणु के कक्षक से कोई इलेक्ट्रॉन बाहर से आ जाता है, मान लीजिए कोई हमारा परमाणु है कि कक्षक से कोई इलेक्ट्रॉन बाहर से आ जाता है, तब उस परमाणु पर इकाई ऋणावेश की वृद्धि हो जाती है। मतलब जैसे आपके पास पहले से इलेक्ट्रॉन है लेकिन आपने दूसरे से एक और ले लिया तो आपके पास क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, अधिकता हो जाएगी, ठीक है ना। तो इस बात को हमेशा आपको ध्यान देना है, ठीक है ना। चलिए विद्युत क्षेत्र की बात करेंगे। अब हम अगले टॉपिक की बात करेंगे, विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, ठीक है ना। विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, ठीक, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र क्या कर रहा है, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, ठीक है ना, क्या कर रहा है, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें स्थित कोई दूसरा कण आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे तो उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं, ठीक है ना। तो किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें स्थित कोई दूसरा कण आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे तो उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला टॉपिक हमारा क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है ना। इसको चलिए अच्छी तरीके से पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो एकांक परीक्षण आवेश पर क्या कर रहा है, मान लीजिए कोई हमारा एकांक परीक्षण आवेश है। एकांक परीक्षण आवेश का मतलब जिसको हम कहीं पर लाने या जाने का कार्य करें। तो जैसे इसमें दे रखा है, एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले विद्युत बल की क्या कर रहा है, लगने वाले विद्युत बल की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। किससे, कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। माना एकांक परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला जो बल है विद्युत बल F हो तो
ठीक है ना। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या हो जाएगी, विद्युत बल F अपान एकांक परीक्षण आवेश Q0, क्या हो जाएगा, विद्युत बल F अपान एकांक परीक्षण आवेश Q0, ठीक है ना। तो E बराबर क्या हो जाएगा, F अपान Q0 समीकरण नंबर 1, क्या हो जाएगा, F अपान Q0 समीकरण नंबर 1, ठीक है ना। सदिश स्वरूप में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर E बराबर वेक्टर F अपान Q0, क्या हो जाएगी, वेक्टर E F अपान वेक्टर F अपान वेक्टर Q0, ठीक है ना। ये आपके लिए हो जाएगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला टॉपिक हमारा क्या हो जाएगा, वैद्युत बल रेखाएं, क्या हो जाएगी, वैद्युत बल रेखाएं, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। विद्युत बल रेखाएं वे बल रेखाएं होती हैं, जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं वे बल रेखाएं होती हैं जिस पर एक स्वतंत्र, क्या होगा, जिस पर एक स्वतंत्र एकांक धन आवेश, क्या होगा, स्वतंत्र एकांक धन आवेश चलते हैं। इस रेखा को वैद्युत बल रेखाएं कहती हैं। मतलब कि विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, वे बल रेखाएं होती हैं जिस पर स्वतंत्र एकांक धन आवेश चलते हैं, क्या होते हैं, जिस पर स्वतंत्र एकांक धन आवेश चलते हैं। इस रेखा को वैद्युत बल रेखाएं कहती हैं, ठीक है ना। तो ये आपके लिए हो जाएगा। चलिए वैद्युत बल रेखाओं के गुण की बात करेंगे। तो वैद्युत बल रेखाओं के गुण कौन कौन से हैं। पहला गुण, यह एक काल्पनिक बंद वक्र होता है। यह क्या होता है, एक काल्पनिक बंद वक्र होता है। काल्पनिक बंद वक्र का मतलब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। तो वैद्युत बल रेखाएं यहाँ से निकलती है, देखिए धन से निकलती है, ऋण की ओर जाती हुई एक लूप बना लेती हैं, ठीक है ना। तो इसी को हम क्या कहते हैं, बंद वक्र कहते हैं, ठीक। इस ध्यान दीजिएगा, इस पर स्वतंत्र धन आवेश चलते हैं। इस पर क्या होते हैं, स्वतंत्र एकांक धन आवेश चलते हैं। क्या चलते हैं, स्वतंत्र एकांक धन आवेश चलते हैं। विद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर बल रेखा की दिशा को प्रदर्शित करती है, ठीक। तो विद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर बल रेखा की दिशा को प्रदर्शित करती है, ठीक। फोर्थ नंबर, दो बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। दो बल रेखाएं जो होती हैं वे कभी भी एक दूसरे को काटेंगी नहीं, ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताते हैं। तो अगला देखिए पॉइंट क्या है, 5वां नंबर, बल रेखाएं लचकदार दूरी के समान सिकुड़ने का प्रयत्न करती हैं। जो बल रेखाएं हैं वो क्या करती हैं, लचकदार डोरी के समान सिकुड़ने का प्रयत्न करते हैं, ठीक है ना। वैद्युत द्विध्रुव की बात करेंगे। तो वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है, जो वैद्युत द्विध्रुव होता है एक ऐसा निकाय है जिसमें दो समान किंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। इसमें क्या होते हैं, ध्यान दीजिएगा, द्विध्रुव निकाय अभी आपको ये बहुत ज़्यादा इसका यूज होने वाला है, ठीक है ना। वैद्युत द्विध्रुव का बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है, तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है, ठीक है ना। तो देखिए जो आपके डेरिवेशन है, कुछ डेरिवेशन हम आपको करवाएंगे, लेकिन आपको इसमें थ्योरेटिकल, क्योंकि हम आपको एक बार पूरा अच्छी तरीके से पढ़ा चुके हैं, ये आपका रिवीजन के तौर पर चल रहा है, ठीक है ना। रिवीजन के तौर पर चल रहा है, तो आपको बस रिवीजन करना है, जो भी चीज़ें हैं अच्छी तरीके से रिवाइज करनी है और अच्छी तरीके से पढ़नी भी है, ठीक है ना। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, तो वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें दो समान किंतु विपरीत आवेश, देखिए ये आवेश आपके समान होंगे लेकिन क्या होंगे, विपरीत होंगे। कहने का मतलब अगर ये प्लस है तो ये निगेटिव होगा, ये निगेटिव है तो ये क्या होगा, प्लस होगा, ठीक है ना। तो जिसमें दो समान किंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, ठीक है ना, उसे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ये याद कर लीजिए, जहाँ पर आपको एक प्लस और एक निगेटिव आवेश दिख जाए वहाँ पे आपको क्या दिख जाएगा, वहाँ पर आपको दिख जाएगा कि ये आपका क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चा, ये आपका वैद्युत द्विध्रुव हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, दो आवेशों में से, क्या कह रहा है, दो आवेशों में से कोई एक आवेश तथा उन आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे कैपिटल P से प्रदर्शित करते हैं। यह एक सदिश राशि है। P बराबर क्या हो जाएगा, Q इंटू 2L, क्या हो जाएगा, Q इंटू 2L, ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताते हैं। वैद्युत आवेश के गुण की बात करेंगे, इसके गुण क्या क्या हैं, इसमें क्वालिटी कौन कौन सी है, ठीक है ना। तो समान आवेश के वस्तुओं में प्रतिकर्षण बल लगता है। जैसे अगर हम एक प्लस और एक प्लस रखें, ठीक है ना, तो इसमें क्या होगा, एक दूसरे की ये दूर करेंगे, इसे प्रतिकर्षण कहते हैं, ठीक है ना। और असमान आवेशित वस्तुओं में आकर्षण बल लगता है। मतलब जहाँ पर एक प्लस रखें और एक निगेटिव रखें तो यहाँ पर आपको आकर्षण देखने को मिलेगा, एक दूसरे को क्या करेंगे, ये
आकर्षित करेगा, ये इसको आकर्षित करेगा, ये इसको आकर्षित करेगा, ठीक है ना। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है ना। विद्युत प्रेरण किसे कहते हैं, विद्युत प्रेरण किसे कहते हैं, दो वस्तुओं को रगड़ने से पहले क्या होता है, दो वस्तुओं को रगड़ने के पहले विद्युत के उदासीन होते हैं, दो वस्तुओं को रगड़ने के पहले वे क्या होते हैं, उदासीन होते हैं, उस पर कोई आवेश नहीं होता है, ठीक है ना। जब हम किसी दो वस्तु को रगड़ने से पहले उसको लेते हैं तो उसमें क्या होगा, कोई आवेश नहीं होगा। अब इसमें न तो आकर्षण होता है और न ही प्रतिकर्षण होता है, इसमें न तो आकर्षण आपको दिखेगा और न ही प्रतिकर्षण दिखेगा, ठीक है ना। कूलाम की परिभाषा की बात करेंगे तो वह आवेश जो 1 मीटर दूरी पर स्थित समान परिमाण वाले एक समान प्रकृति वाले वस्तु पर लगने वाला बल 9 × 10⁹ न्यूटन के बराबर आरोपित करता है, ठीक है ना। ये आपके लिए हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, वह आवेश जो 1 मीटर दूरी पर स्थित समान परिमाण वाले, ठीक है ना। तो अगला टॉपिक हमारा क्या है, कूलाम की परिभाषा, ठीक है ना। कूलाम की परिभाषा क्या होती है, कूलाम को हम कैसे समझेंगे, तो वो सारी चीज़ों को यहाँ पर हम समझने वाले हैं, ठीक है ना। वह आवेश जो 1 मीटर दूरी पर स्थित समान परिमाण वाले, यानी कि ऐसा कोई आवेश है जो क्या करता है कि 1 मीटर की दूरी पर स्थित समान परिमाण, ये परिमाण में क्या होंगे, समान होंगे, समान वाले परिमाण वाले एक समान प्रकृति वाले वस्तु पर लगने वाला बल 9 × 10⁹ न्यूटन के बराबर आरोपित करता है। यानी Q1 बराबर 1 कूलाम, Q2 बराबर 1 कूलाम, A बराबर B, ठीक है ना। यह बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, 9 × 10⁹ × 1 × 1/1 का स्क्वायर, यानी कि यह बराबर 9 × 10⁹ न्यूटन, ठीक है ना। ये आपके लिए हो जाएगा। विद्युत बल की गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना कीजिए, किसकी, विद्युत बल की गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना आपको करनी है यहाँ पर, ठीक है ना। यह बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 / r², या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 × 10⁹ कूलाम, ठीक है ना। या यह बराबर G × m1 m2 / r², ठीक है ना। क्या हो जाएगा, G × m1 m2 / r², ठीक है ना। ये आपके लिए हो जाएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण भी है, ठीक है ना। चलिए, विद्युत बल गुरुत्वाकर्षण के सदैव अधिक होता है, जो विद्युत बल होता है वह गुरुत्वाकर्षण, ठीक है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा, विद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से सदैव क्या होता है, अधिक होता है, यानी कि Fe इज ग्रेटर देन Fc, ठीक है ना। गुरुत्वाकर्षण बल दो कणों के बीच माध्यम पर निर्भर नहीं करता, जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो दो कणों के बीच माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। माध्यम कैसा भी हो आपको गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा ही लगेगा, ठीक। जबकि विद्युत बल दो आवेशों के बीच माध्यम पर निर्भर करता है, जो विद्युत बल होता है वो दो आवेशों के किस पर, माध्यम पर निर्भर करता है, किस पर निर्भर करेगा, माध्यम पर निर्भर करता है, ठीक है ना। दो इलेक्ट्रॉन के बीच कार्य करने वाला विद्युत बल उनके बीच कार्य करने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से 10⁻43 गुना अधिक होता है। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दो इलेक्ट्रॉन के बीच कार्य करने वाला जो विद्युत बल है उसके बीच कार्य करने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से 10⁻43 गुना अधिक होता है, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं। दो प्रोटॉन के बीच कार्य करने वाला विद्युत बल, किसके बीच, दो प्रोटॉन के बीच कार्य करने वाला विद्युत बल उनके बीच कार्य करने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से 10⁻36 गुना अधिक होता है। किसकी घात, 10⁻36 गुना अधिक होता है। माध्यम का परावर्तन की बात करेंगे तो Q1 इज नॉट एप्सिलॉन, Q1 बराबर Q2, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो एप्सिलॉन नॉट क्या है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एप्सिलॉन क्या है, माध्यम की विद्युतशीलता है, क्या है, माध्यम की विद्युतशीलता है, ठीक है ना। तो के बराबर माध्यम की विद्युतशीलता बटे निर्वात की विद्युतशीलता, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, निर्वात की विद्युतशीलता बटे, यानी माध्यम की विद्युतशीलता बटे निर्वात की विद्युतशीलता, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, माध्यम की विद्युतशीलता बराबर K × निर्वात में विद्युतशीलता, ठीक है ना। ये आपके लिए हो जाएगा। चलिए आगे आपको बता, अब आगे हम समझेंगे कूलाम के नियम से। तो कूलाम के नियम से क्या हो जाएगा, निर्वात के लिए कूलाम का सूत्र क्या होता है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 / r² एप्सिलॉन नॉट बराबर एप्सिलॉन, ठीक है ना। तो माध्यम के लिए कूलाम का सूत्र क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 / r², यानी कि यहाँ पर चूंकि क्या हो जाएगा, चूंकि एप्सिलॉन बराबर की एप्सिलॉन नॉट, हवा और निर्वात दोनों के लिए कूलाम का सूत्र F बराबर 1/4 पाई की एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 / r², यहाँ के बराबर क्या है, 1 है, ठीक है ना।
किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा प्लस Q0 बराबर Q1 यानी कि प्लस Q बराबर Q2 यानी कि यहाँ पे B और R के बीच क्या हो जाएगा R दूरी है। माना बिंदु आवेश Q के कारण R दूरी पर स्थित एक दूसरा आवेश Q0 है। इन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला प्रतिकर्षण बल F एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हो तो, ठीक है ना। तो E बराबर क्या हो जाएगा F अपान Q0, क्या हो जाएगा E बराबर F अपान Q0 समीकरण नंबर 1 कूलाम के नियम से क्या हो जाएगा F बराबर 1/4πε0 Q0 इंटू Q अपान R स्क्वायर समीकरण नंबर 2। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर समीकरण नंबर 2 में F का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा E बराबर 1/4πε0 Q0 इंटू Q अपान Q0 इंटू R स्क्वायर, ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताते हैं। तो E बराबर क्या हो जाएगा 1/4πε0 Q इंटू 1/R स्क्वायर समीकरण नंबर 3, यानी E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q बराबर समीकरण नंबर 4 या E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/R स्क्वायर, ठीक है ना। चलिए अब हम आपको कुछ चीज़ें ऐसी होंगी ना जो आपको डेरिवेशन, देखिए वो डेरिवेशन आपको हम बाद में देखिए पिछली वीडियो में सारे करा चुके हैं। तो आपको सिर्फ क्या करना है इसमें रिवीजन के तौर पर पढ़ना है। किसके तौर पर पढ़ना है रिवीजन के तौर पर आपको सारी चीज़ों को पढ़ना है तो अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। तो रिवीजन के तौर पर सिर्फ चीज़ों को पढ़ना है यहाँ पर, ठीक है ना, रिवीजन के तौर पर, ठीक। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा विद्युत द्विध्रुव के कारण, किस कारण विद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आपसे पूछेगा कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बताइए, तो अच्छी स्थिति में इसका फार्मूला क्या आएगा और निरक्षीय स्थिति में इसका फार्मूला क्या आएगा वो आपको दोनों लिखना है, ठीक है ना। तो ये आपका किस में आ जाएगा अच्छी स्थिति में आपका ये फार्मूला आ जाएगा, ठीक है ना। तो आपको लिख लेना है किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की द्विध्रुव कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है 1/4πε0 2p अपान R3, ठीक है ना। ये आपके लिए हो जाएगा। केस सेकंड की बात करेंगे निरक्षीय स्थिति में। तो निरक्षीय स्थिति में ध्यान दीजिएगा इसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, ध्यान दीजिएगा जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो निरक्षीय स्थिति में क्या हो जाएगा E बराबर 1/4πε0 P अपान R का क्यूब, ठीक है ना। ये आपको हो जाएगा जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोनों को आपको याद करना है। निरक्षीय स्थिति में 1/4πε0 P अपान R क्यूब, ठीक। अच्छी स्थिति वाला स्थिति में आपको याद कर लेना है जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। अच्छी स्थिति में देख लीजिए क्या होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/4πε0 2p अपान R क्यूब। अगर अच्छी स्थिति में पूछा तो 2p अपान R क्यूब, निरक्षीय स्थिति में पूछा तो p अपान R क्यूब, ठीक। तो ये याद करना, ठीक है ना। तो p क्या है द्विध्रुव है आघूर्ण है, ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला देखिए हमारा जो होता है फार्मूला क्या होता है एक समान विद्युत क्षेत्र में, किसमें एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण, यानी कि एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण, ठीक है ना। ये आपको बताना है, ठीक है ना। तो ये क्या होगा अच्छी तरीके से आपको समझाएंगे और बताने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर क्या होगा ध्यान दीजिए क्या होता है टाउ इज इक्वल टू पीई साइन थीटा, क्या होता है टाउ इज इक्वल टू पीई साइन थीटा, या वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर ए बी साइन थीटा, या टाउ बराबर क्या हो जाएगा वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई, ठीक है ना। ये आपके लिए हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है घन कोण। घन कोण किसे कहते हैं, घन कोण के बारे में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है ना, पढ़ना है अच्छी तरीके से समझना है। तो गोलीय पृष्ठ के किसी भाग द्वारा क्या कर रहा है गोलीय पृष्ठ के किसी भाग द्वारा गोले के केंद्र पर बने कोण को घन कोण कहते हैं। गोलीय पृष्ठ के किसी भाग द्वारा गोले के केंद्र पर बने कोण को घन कोण कहते हैं। इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं, किससे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन होता है, जो घन कोण का मात्रक है ना वो क्या होता है स्टेरेडियन होता है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा ये हमारा घन कोण है, ये आपका कोई चाप है, ठीक है ना। तो इसके द्वारा केंद्र के द्वारा एक निश्चित त्रिज्या में बना कोण क्या होता है हमारा घन कोण होता है। तो पृष्ठीय क्षेत्र आपका हो जाएगा ए और यहाँ पर त्रिज्या क्या हो जाएगी आपकी आर हो जाएगी, ठीक। तो W बराबर ए अपान आर स्क्वायर, या ए बराबर ए पाई आर स्क्वायर, या W बराबर 4 पाई आर स्क्वायर अपान आर स्क्वायर, या W बराबर 4 पाई, ठीक है ना। तो कोण थीटा बराबर चाप L बटे त्रिज्या आर हो जाएगी। थीटा बराबर स्मॉल एल अपान आर यानी कि एल बराबर 2 पाई आर, यानी कि थीटा बराबर 2 पाई आर अपान आर, यानी कि थीटा बराबर 2 पाई आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताते हैं। यदि किसी गोले की त्रिज्या स्मॉल आर एवं पृष्ठीय क्षेत्र ए हो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर तो यहाँ पर ही देखिए आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल है, इसको निकालेंगे
तो आपको ये डेल्टा ए क्षेत्रफल निकलेगा। तो घनकोण डेल्टा ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा ए अपान आर स्क्वायर, ठीक है ना। यदि गोलीय पृष्ठ तिरछा हो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी ए कॉस थीटा अपान डी ए साइन थीटा, या डी ओमेगा बराबर डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर, क्या हो जाएगा, डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर, ठीक है ना। अगला देखें कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप। क्या कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप, Q1 बराबर R21 यानी Q2, A बराबर RB यानी कि R12, ठीक है ना। आपके हो जाएगा माना A एवं B पर दो आवेश Q1 व Q2 हैं जिनके बीच की दूरी स्मॉल r है तथा दो आवेशों का चिन्ह समान होने के कारण इनके बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, ठीक है ना। तो मॉड ऑफ F बराबर 12 यानी F21 बराबर F बराबर 1/4 पाई Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, यानी कि F कैप बराबर वेक्टर F अपान मॉड ऑफ वेक्टर F से क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर इसको निकालेंगे तो 1/4 पाई Q1 Q2 अपान R स्क्वायर या R कैप 12, ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताते हैं विद्युत फ्लक्स क्या होता है। अच्छी तरीके से समझेंगे इसको, अच्छी तरीके से हम आपको बताने वाले हैं विद्युत फ्लक्स। मेरे प्यारे बच्चों आप कहीं जाइएगा मत, क्योंकि विद्युत फ्लक्स आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना। विद्युत फ्लक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना। रिवीजन के तौर पर पढ़ेंगे तो किसी विद्युत क्षेत्र में क्या कह रहा है, किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से बद्ध विद्युत फ्लक्स फाई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर ई एवं क्षेत्रफल ए के सदिश गुणन के बराबर होता है। कहने का मतलब कि स्थित किसी पृष्ठ से बद्ध विद्युत फ्लक्स फाई ई क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर ई एवं क्षेत्रफल ए के अदिश गुणन के बराबर होता है। इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। यह एक अदिश राशि है, या फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए बराबर समीकरण नंबर 1, या इसलिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी कॉस थीटा, या फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा। माना एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित पृष्ठ बहुत छोटा हो तो डी ए तथा विद्युत फ्लक्स टी फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा। आपको ये लिख लेना है, ठीक है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे आपको बताते हैं। देखिए गॉस का प्रमेय आपसे पूछता है, निगमन करने के लिए पूछता है, लेकिन यहाँ पर हमने आपको पूरी वीडियो एक बार आपको बता रखी है, आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा रखा है। यहाँ पर रिवीजन के तौर पर आपको पढ़ाया जा रहा है, तो एक मोटे तौर पर आप रिवीजन कर लीजिए कि आपके फर्स्ट चैप्टर में क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं। गॉस के प्रमेय की बात करें, गॉस लॉ की बात करें, तो किसी पृष्ठ से बद्ध विद्युत फ्लक्स क्या कर रहा है, किसी पृष्ठ से बद्ध विद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। क्या होता है, 1/ε0 गुना होता है। फाई ई बराबर Q/ε0, ठीक है ना। तो प्लस Q यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर भी आपको निकाल सकते हैं गॉस का प्रमेय, ठीक है ना। तो आपका मेनली गॉस का प्रमेय यही होता है। आपका ही पूछता है गॉस का प्रमेय क्या होता है, तो आपको बताना है किसी पृष्ठ से बद्ध विद्युत फ्लक्स, मान लीजिए कोई पृष्ठ है, इससे जितने वैद्युत फ्लक्स निकल रही हैं यानी वैद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं, वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही वैद्युत फ्लक्स कहते हैं मेरे प्यारे बच्चा। यह ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है ना, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। तो उस पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है, ठीक है ना। ये आपके लिए हो जाएगा। चलिए आगे आपको बताते हैं। तो गॉस के प्रमेय की उत्पत्ति आपको बाद में करना है, क्योंकि यहाँ पर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। अगला टॉपिक हमारा क्या है, ध्यान दीजिएगा, क्षेत्रफल वेक्टर की बात करेंगे, ठीक है ना। तो किसी पृष्ठ के अभिलंबवत क्या करा है, किसी पृष्ठ के अभिलंबवत दिशा में स्थित वेक्टर को क्षेत्रफल वेक्टर कहते हैं। माना पृष्ठीय क्षेत्रफल का मापांक या परिमाण ए हो तो वेक्टर ए बराबर क्या हो जाएगा, समतल पृष्ठ के अभिलंबवत दिशा में इकाई दर्शित वेक्टर मॉड ऑफ वेक्टर ए बराबर ए, यानी कि ए कैप बराबर वेक्टर ए अपान मॉड ऑफ वेक्टर ए, यानी कि एन कैप बराबर वेक्टर ए अपान ए, यानी कि वेक्टर ए बराबर एन कैप इंटू ए, ठीक है ना। ये आपके लिए। चलिए आगे आपको बताते हैं। तो बहुल आवेशों के बीच अध्यारोपण का सिद्धांत, मतलब कि जैसे बहुत सारे हमारे पास आवेश हैं, एक बिंदु से निकल रहे हैं या आ रहे हैं, तो इसके अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होगा, ठीक है ना, वो आपको बताते हैं। क्या होता है अध्यारोपण का सिद्धांत, बहुल आवेशों के किसी निकाय में क्या कर रहा है, बहुल आवेशों के किसी निकाय में एक आवेश पर लगने वाले परिणामी विद्युत बल क्या होता है, एक आवेश पर लगने वाले परिणामी विद्युत बल एवं उस निकाय में स्थित अन्य आवेशों द्वारा परिणामी विद्युत बलों के सदिश योग के बराबर होता है,
ठीक है ना, ये आपको लिखना है, यानी कि वेक्टर एफ बराबर F1 प्लस F2 वेक्टर F1 डॉट डॉट वेक्टर F1, ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा। चलिए ये एफ का मान कितना होता है 1/4 Q1 Q2 R स्क्वायर, ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा। चलिए आगे आपको बता, कुल मिलाकर आपको ये लिख लेना है, यानी कि अब वेक्टर एफ बराबर 1/4 Q1 Q2 R21 का स्क्वायर, यानी कि R कैप 21, ठीक है ना, इसी तरीके से आपको पढ़ता चला जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला टॉपिक हमारा क्या है, सतत आवेश वितरण। क्या होता है सतत आवेश वितरण में रेखीय आवेश वितरण, पहला क्या है हमारा रेखीय आवेश वितरण, ठीक है ना। तो रेखीय आवेश घनत्व बराबर क्या होता है कुल आवेश Q अपान क्षण की लंबाई L, ठीक है ना, यानी लैम्डा बराबर Q अपान L, ठीक है ना। रेखीय आवेश घनत्व का मात्रक MKS में क्या हो जाएगा सेंटीमीटर प्रति मीटर कूलाम प्रति मीटर, या CGS में सेकेंड कूलाम प्रति सेंटीमीटर होता है, या इसका बीमीय सूत्र ATL की पावर -1 होता है, ठीक है ना। क्षेत्रीय आवेश घनत्व वितरण की बात करेंगे तो A बराबर L इंटू बी होता है, यानी क्षेत्रीय आवेश घनत्व रो बराबर कुल आवेश Q अपान क्षेत्रफल A, ठीक है ना, आपके लिए हो जाएगा। चलिए आगे आपको बता, तो रो बराबर क्या हो जाएगा Q अपान A, यानी कि क्षेत्रीय आवेश घनत्व का मात्रक MKS में सेंटीमीटर कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर था, CGS में सेकेंड कूलाम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, बीमीय सूत्र ATL की पावर -2, ठीक है ना। आयतन में आपको B हो जाएगा, जिसमें आपको क्यूब निकल रखता है, ठीक है ना। तो आयतन आवेश घनत्व रो बराबर कुल आवेश Q अपान आयतन V, यानी कि रो इज इक्वल टू Q अपान V। आयतन का आवेश मात्रक कूलाम प्रति मीटर क्यूब तथा सेकेंड कूलाम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है, और बीमीय सूत्र ATL की पावर -3 होता है, ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला टॉपिक देखिए हमारा क्या है, एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या कर रहा है, एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है ना, आपको निकालना है। तो मान लीजिए कोई हमारा क्या है अनंत एक असमान अनंत आवेशित समतल चादर है, जिसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको निकालनी है, ठीक है ना। तो क्या आएगा, चलिए इसके बारे में आपको बताते हैं। तो हमारा आता क्या है, E बराबर क्या आता है सिग्मा अपान, यानी कि सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, यानी कि E क्या है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, सिग्मा क्या है चातर पृष्ठ घनत्व है, ठीक है ना, और एप्सिलॉन नॉट क्या है हवा या निर्वात की विद्युतशीलता है। क्या है हवा या निर्वात की क्या है विद्युतशीलता है, ठीक है ना। तो ये आपको अच्छी तरीके से कर लेना। चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला देखिए हमारा का एक आवेशित पतले गोली खोल के कारण विद्युत क्षेत्र, यानी कि मान लीजिए कोई हमारा आवेशित अचालक है, पतले गोली खोल के कारण जो विद्युत का क्षेत्र है वो आपको बताना है, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा क्या आएगा, तो यहाँ पर आपको निकलेगा क्या निकलेगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको निकलने वाला है E बराबर 1/4 Q अपान R स्क्वायर, ठीक, गाउस के प्रमेय से। तो गोलीय पृष्ठ पर क्या आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, E बराबर क्या आ जाएगा, E बराबर रो R अपान 3 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। चलिए आगे आपको बता, तो मेरे प्यारे बच्चों ये आपका पूरा चैप्टर फर्स्ट था, जहाँ तक आपको पूरा हमने रिवीजन करवा रखा है। तो हमने आपको देखिए डेरिवेशन इसलिए नहीं कराया क्योंकि हमने पिछली वीडियो में जो आपका पूरा पढ़ाया था सीरीज चलाई थी, तो वहाँ पे आपको पूरा डेरिवेशन मिलेगा, और नहीं मिलता है ना तो हम आपको फिर से चैप्टर फर्स्ट का जितने भी डेरिवेशन हैं आपको अच्छी तरीके से पूरा सोल्यूशन कराया जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर आपको देखिए पढ़ना है आप कमेंट करिएगा कि सर हमें पूरा डेरिवेशन कराइए, ठीक है ना, तो हम आपको पूरा डेरिवेशन कराकर ही जाएंगे। अभी आपके पास टाइम है, लगातार पढ़ते रहिए, अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई को बनाए रखिए। तो मेरे प्यारे बच्चों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।